हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी घर पर सुरक्षित होंगे। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और घर पर बैठकर स्टडी कीजिए, टाइम वेस्ट ना कीजिए बेटा। ठीक है, पिछले लेक्चर में, पिछले टॉपिक में हमने नेशनल इनकम और रिलेटेड एग्रीगेट्स के चैप्टर को कंप्लीट किया और साथ साथ में हमने उनके क्वेश्चंस को भी सीख लिया है। ठीक है, हम आपके लिए अगर लेक्चर लेकर आ रहे हैं तो अगली रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बनती है कि लेक्चर को देखें, समझें और फिर उसके बाद क्वेश्चंस को सॉल्व करें। ठीक है, तभी ये सारे लेक्चर सार्थक हो पाएंगे बेटा। हम जो मेहनत कर रहे हैं साथ साथ में आपको भी उतनी मेहनत करना पड़ेगी। क्लियर है? ठीक है, चलिए अब हम चैप्टर नंबर 4 जो मैक्रो इकोनॉमिक्स का क्लास 12 नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने की मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम को आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। कि पिछले लेक्चर में हमने जो बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखे हैं, ठीक है, जो लेक्चर आज से देख रहे हैं वो पहले जाकर पिछले जो 5 लेक्चर मैं बना चुका हूँ उन लेक्चर को पहले देखें, पहले उन्हें सीखें, बेसिक कॉन्सेप्ट को पहले एनालिसिस करें, फिर उसके बाद इन लेक्चर्स को ध्यान से देखने की कोशिश करें। क्योंकि बेटा डायरेक्टली अगर इन लेक्चर्स को अगर आप देखने जाओगे तो आपको समझ में हो सकता है नहीं आए। ठीक है, तो पहले आप उन लेक्चर्स को देखें, उन चीज़ों को एनालिसिस करें, फिर उसके बाद इन लेक्चर्स को कंटिन्यूएशन में देखें। बीच बीच में ब्रेक करके लेक्चर को नहीं देखना है, और लेक्चर देखना है तो बिगिनिंग से लगाकर एंड तक पूरा लेक्चर देखना बेटा। 4-5 मिनट के लेक्चर में आपको समझ में नहीं आएगा, आपको पूरा लेक्चर आपको देखना पड़ेगा, तभी आपको चीज़ें समझ में आना चालू होगी। तो चलिए अगला चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं, मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। ठीक है, वेटेज कितना है सर इस चैप्टर का? सर वेटेज जो है वो 4 to 6 मार्क्स का वेटेज है इस चैप्टर का, कंपलसरी। इस बार 2019-20 की एग्जाम में 4 मार्क्स का क्वेश्चन और बेसिक चैप्टर से कुछ क्वेश्चंस आए हुए थे। ठीक है, बट इस चैप्टर से 4 to 6 मार्क्स का क्वेश्चन बिल्कुल आते ही आता है। और ये जो क्वेश्चन आते हैं मेथड्स के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन डायरेक्टली आपसे कहता है कि नेशनल इनकम कैलकुलेट करें वैल्यू एडेड मेथड से, या फिर इनकम मेथड से, या फिर एक्सपेंडिचर मेथड से। क्लियर है बेटा? समझना, ध्यान से समझना इन मेथड्स को। ये फार्मूला बेस्ड है, बट फार्मूले को मैं बिल्कुल अभी भी कह रहा हूँ, मैं आपको कुछ भी फार्मूले रटाने वाला नहीं हूँ। मैं आपको फार्मूले इतने इजी वे में सिखा दूंगा कि आपको सारे फार्मूले रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके सारी चीज़ें इमेज बनती चली जाएगी माइंड में कि हाँ सर ये फार्मूला ऐसे डिराइव होता है। ठीक है, ध्यान से समझना, ध्यान से पढ़ना मेरे लेक्चर को। ठीक है, चलिए सर, नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने की 3 मेथड्स होती है। फर्स्ट मेथड है वैल्यू एडेड मेथड। फर्स्ट मेथड क्या है? वैल्यू एडेड क्या होती है मैं आगे सिखाने वाला हूँ। नेक्स्ट मेथड है इनकम मेथड, ठीक है, एंड थर्ड मेथड इज एक्सपेंडिचर मेथड। और सर हर मेथड का कहीं ना कहीं एक नोटेशन है। ठीक है, हर मेथड को कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स की टर्म्स में किसी तरह से डिनोट किया है। तो वैल्यू एडेड मेथड से जो मैं कैलकुलेट करूँगा, जो भी चीज़ मैं कैलकुलेट करूँगा, जो भी क्वेश्चंस कैलकुलेट करूँगा, उससे जो आंसर निकल कर आएगा उसे मैं कहूँगा GDP-MP। क्या कहूँगा मैं उसे? ध्यान रखना बेटा, क्या कहने वाला हूँ? GDP-MP। ये बात याद होना चाहिए, तभी हम आगे क्वेश्चन में बढ़ पाएंगे, नेशनल इनकम कैलकुलेट कर पाएंगे। क्या कैलकुलेट करूँगा मैं सबसे पहले? GDP-MP। तो वैल्यू एडेड मेथड क्या होती है सर? वैल्यू एडेड मेथड को सिखाने से पहले मैं 2 चीज़ें पहले मैं आपको सिखाना चाहूँगा। एक्चुअल में मैं कहीं ना कहीं चीज़ों को सिखा चुका हूँ, पर मैं आज आपको एक बार फिर से सिखा देता हूँ ताकि आपको रिवाइज भी हो जाए। सर वैल्यू एडेड मेथड होने के लिए सबसे पहले 2 चीज़ें आपको समझना कि फाइनल गुड्स क्या होते हैं और इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं। फाइनल गुड्स क्या होते हैं सर? फाइनल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर चुके हैं। प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन को क्या कर चुके हैं? क्रॉस कर चुके हैं। जैसे एग्जांपल, मान लो मैंने ये मार्कर बनाने का प्रोडक्शन स्टार्ट किया है। क्या किया है? मार्कर बनाने का प्रोडक्शन स्टार्ट किया है। बताओ ये मार्कर प्रोड्यूस कब हो जाएगा? सर अभी मान लो, मुझे बताओ, ये जितने भी मार्कर, मान लो ये मैंने मार्कर को खोल दिया, ये पूरा मार्कर मैंने खोल दिया, मुझे बताओ क्या ये अभी मार्कर है? नहीं सर, ये भी मार्कर नहीं है। तो प्रोडक्शन हाउस क्या करेगा? सर प्रोडक्शन हाउस इन सब चीज़ों को पहले परचेस करेगा एज अ रॉ मटेरियल। क्या करेगा इन्हें? रॉ मटेरियल। पहले ये इन प्लास्टिक्स के ये जो बॉक्स है इन्हें परचेस करेगा, कैप परचेस करेगा, इंक जो रिफिल है इस रिफिल को परचेस करेगा। फिर परचेस करने के बाद या तो इन्हें परचेस करेगा या इन्हें पर्टिकुलरली प्रोड्यूस करेगा। तो परचेस करने के बाद अब इन्हें फिर असेंबल करेगा।
असेंबल करने के बाद पूरी तरह से देखो मैंने असेंबल कर दिया, ठीक है। मैं रॉ मटेरियल को असेंबल करता जा रहा हूँ। असेंबल करने के बाद मैंने इसे कैप लगा दी। तो बताओ मुझे क्या बनकर तैयार हो गया, क्या बनकर तैयार हो गया, फिनिश गुड्स बनकर तैयार हो गया। तो मुझे बताओ बेटा, क्या फिनिश गुड्स अब इसे कह सकते हो कि ये फाइनल गुड्स है? क्या इसे कह सकते हो इसे फाइनल गुड्स है? यस सर, ये अब प्रोड्यूसिंग यूनिट्स के लिए क्या बन चुका है, फाइनल गुड्स है। अब ये फाइनल गुड्स अब बिकने वाला है। ये फाइनल गुड्स क्या करने वाला है, बिकने वाला है। तो मुझे बताओ, इस फाइनल गुड्स को बनाने के लिए भी कुछ लगा होगा। इस फाइनल गुड्स को बनाने के लिए यस सर, रॉ मटेरियल्स लगे होंगे, वेजेस लगी होगी, कुछ एक्सपेंसेस लगे हुए हैं। तो मतलब मुझे बताओ, जो रॉ मटेरियल लगी, जो वेजेस लगे, कुछ जो एक्सपेंसेस लगे, वो सब इस फाइनल गुड्स को बनाने की कॉस्ट थी। इस फाइनल गुड्स को बनाने की क्या थी, कॉस्ट थी। मान लो कि एग्जांपल, इस पेन को बनाने के लिए जो कॉस्ट मैंने इंकर्ड की, इस पेन को बनाने के लिए मैंने जो कॉस्ट इंकर्ड की वो थी, मान लो कि 8 रुपीज़ की। कितने रुपीज़ की थी, 8 रुपीज़ की मैंने कॉस्ट इस पर क्या की है, इंकर्ड की। और फिर उसके बाद मैंने अपना मार्जिन ऐड किया। बोलो क्या ऐड किया मैंने, अपना मार्जिन ऐड किया। मार्जिन कितने का ऐड किया सर, मैंने अपना मार्जिन 2 रुपीज़ का इसमें मार्जिन क्या कर दिया, ऐड कर दिया। और 10 रुपीज़ में गुड्स क्या कर दिए, सेल कर दिए। कितने रुपए ऐड किया। तो मुझे बताओ, मैन्युफैक्चरर ने, मैं एज अ मैन्युफैक्चरर बताओ, मैंने इस मैन्युफैक्चरर एज अ मैन्युफैक्चरर मैंने कितना वैल्यू एडिशन किया, मैंने कितना वैल्यू एडिशन किया सर, मैंने सिर्फ और सिर्फ 2 रुपये का ही वैल्यू एडिशन किया। क्योंकि मैं ये नहीं कह सकता कि मैंने 10 रुपये का वैल्यू एडिशन किया, नहीं, 10 रुपये में जो गुड्स बनकर मेरा तैयार हुआ, जो गुड्स मैं बेचने वाला हूँ, उस बेचने के लिए मैंने 8 रुपये इनकर्ड किए थे, 8 रुपये पहले मैंने लगाए थे। तो सिर्फ और सिर्फ मैंने कितना वैल्यू एडिशन किया, 2 रुपये का वैल्यू एडिशन किया। समझ में आ रहा है बेटा? चलो आगे समझते हैं। ये 10 रुपये का जो पेन था, ये 10 रुपये का जो पेन था, इस 10 रुपये के पेन को किसको बेचा मैंने सर, मैंने होलसेलर को इसे बेचा, होलसेलर को बेचा। अब होलसेलर के लिए बताओ ये कॉस्ट कितनी हो गई सर, होलसेलर के लिए कॉस्ट कितनी हो गई, 10। होलसेलर ने अपना प्रॉफिट मार्जिन बोलो कितने रुपए ऐड कर लिया इसके ऊपर, 5 रुपीज। तो टोटल 15 रुपीज में इसे क्या कर दिया, सेल कर दिया। सेल किसे कर दिया सर, रिटेलर को सेल करा। किसे सेल किया, रिटेलर को सेल किया। तो मुझे बताओ कि मैन्युफैक्चरर ने कितना वैल्यू एडिशन किया था, उस प्रोडक्ट को बनाने में कितना वैल्यू एडिशन किया था सर, मैन्युफैक्चरर ने तो 2 रुपीज क्या किए थे, 2 रुपीज क्या किए थे, वैल्यू एडिट किए थे। अब मुझे बताओ, होलसेलर ने जो गुड्स 15 रुपीज में रिटेलर को सेल करा, उस रिटेलर का 15 रुपये उसका वैल्यू एडिशन है, 10 रुपये उसका वैल्यू एडिशन है, या 5 रुपये उसका वैल्यू एडिशन है सर, ओनली 5 रुपीज ही उसका क्या है, वैल्यू एडिशन है। तो उन्होंने 5 रुपये वैल्यू एड किया, ठीक है, क्योंकि 10 रुपये तो उसने इनकर्ड किया था ना, पैसा चला गया था, गया था, वैल्यू कॉस्ट इनकर्ड की थी। 5 रुपये उसने अपना प्रॉफिट मार्जिन जो वैल्यू एड किया वो कितना था, 5। अब मान लो रिटेलर के यहाँ 15 रुपीज़ का ये गुड्स पहुंचा, और रिटेलर ने इसे 25 रुपीज़ में क्या करा, सेल कर दिया। तो मुझे बताओ, रिटेलर ने कितना प्रॉफिट मार्जिन ऐड किया, 10 रुपीज़ का प्रॉफिट मार्जिन ऐड किया, ठीक है। तो टोटल कितने में इसे सेल कर दिया, ये कंज्यूमर को क्या कर दिया, अल्टीमेट कंज्यूमर को क्या कर दिया, इसे सेल कर दिया, ठीक है। तो मुझे बताओ कि रिटेलर ने कितना प्रॉफिट मार्जिन ऐड किया, रिटेलर ने कितना प्रॉफिट मार्जिन ऐड किया सर, 10 रुपये। तो रिटेलर ने वैल्यू एडिशन कितना किया था सर, 10 का किया था। तो टोटल वैल्यू एडिशन कितना हुआ सर, टोटल वैल्यू एडिशन जो हुआ वो 2 + 5 + 10 प्लस टोटल कितना हो गया, ये 17। टोटल कितना हो गया, 17, ठीक है। तो मुझे बताओ, 17 में 10 रुपये तो इसने सेल की थी, 15 रुपीज़ इसने सेल की थी, 25 रुपीज़ टोटल इसने सेल की थी। तो 25 + 15, 25 + 15 टोटल कितना हो गया, 40, 40 + 10 कितना हो गया, 50, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट की अगर मैं बात करूँ तो तीनों ने मिलाकर टोटल 50 रुपीज़ का सामान बेचा। 10 रुपये इसने लिए, 15 रुपये इसने लिए, 25 इसने लिए टोटल। बट क्या ये 50 रुपये टोटल है, क्या ये 50 रुपये टोटल जीडीपी में ले लूँ इसको, नहीं सर। आपने क्या पता है क्या करा, आपने 10 रुपये इसके भी इंक्लूड कर लिए, 15 इसके भी इंक्लूड कर लिए, और 25 इनके भी इंक्लूड कर लिए। बट इनकी कॉस्ट जो इन्होंने इनकर्ड की है वो भी तो माइनस करो। यस सर, तो मैंने कहा बिल्कुल सही कह रहा हूँ। तो 50 रुपये टोटल इन्होंने क्या किए थे, वैल्यू ऑफ आउटपुट लिया था, जो माल बेचा था। अब मुझे बताओ, इन्होंने क्या लगाया था,
क्या लगाया था, इन्होंने कितना वैल्यू एडिशन किया था, वैल्यू एडिशन सर इन्होंने 2, 5, 10, टोटल कितना 17, यानी सर ये कितनी कॉस्ट लगा चुके थे सर, देखो 8 की कॉस्ट ये, 10 की कॉस्ट ये, टोटल कितना हो गया, टोटल कितना हो गया 18 प्लस 15, टोटल कितना हो गया 33, यानी 33 की तो इसमें इंटरमीडिएट कॉस्ट थी जो इस गुड्स को बनाने के अंदर या इस गुड्स को सेल करने के अगले दौर में अगली जो स्टेप्स है उसमें बेचने के अंदर इंक्लूड हुई थी। तो टोटल जो एक्चुअल में गुड्स बना वो कितने का हुआ 17, वैल्यू एडिशन एक्चुअल में कितने का हुआ 17 रुपीज़ का, यानी इकोनॉमी को बेनिफिट्स कितने का हुआ सिर्फ 17 का। समझ में आया बेटा, इतनी चीज़ समझ में आ गई कि वैल्यू एडिशन कितने का हुआ सिर्फ 17 का। हर स्टेप पर मैंने अलग अलग कैलकुलेट करके देखा कि कितना कितना किस किस ने क्या किया है, वैल्यू एडिशन किया है। तो वैल्यू एडेड मेथड का मतलब ये होता है। अब आपको समझ में आया फाइनल गुड्स क्या है, फाइनल गुड्स क्या है, मुझे बताओ। मैन्युफैक्चरर के लिए फाइनल क्या था, मैन्युफैक्चरर के फाइनल था 10, बट उसने कितना इंटरमीडिएट कॉस्ट इंक्लूड की थी 8, तो एक्चुअल में उसने वैल्यू एडिशन कितना किया था 2 रुपीज़ का। ठीक है, चलो इसी तरह से होलसेलर के लिए टोटल आउटपुट जो वैल्यू ऑफ सेल थी वो थी 15, जो उसने कॉस्ट इनकट की थी 10 थी, उसने वैल्यू एडिशन कितने का किया था 5। यानी अगर मैं दो तरीके से अगर कैलकुलेट करूँ वैल्यू एडेड मेथड को तो दो तरीके से होती है, या तो फाइनल आउटपुट मेथड से या फिर वो वैल्यू एडिशन मेथड से। अगर मैं फाइनल आउटपुट मेथड से करूँगा तो टोटल जितना सेल वैल्यू हुआ फाइनल कंज्यूमर को जाते समय माइनस क्या कर दूँगा उसे 33। बात समझ में आ गई बेटा, क्लियर है? ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं, हम इन चीज़ों को और भी अच्छे से सीखने की कोशिश करते हैं दूसरे एग्जाम्पल के लिए। चलिए एक एग्जाम्पल और आपके सामने में यहाँ पर ले जाऊँ, समझना बेटा। एक एग्जाम्पल और है, एक फार्मर है जो वीट प्रोड्यूस करता है और उसने वीट को 1000 रुपीज़ में सेल कर दिया। कितने रुपए में सेल कर दिया 1000 रुपीज़ में सेल किए। मुझे बताओ 1000 रुपीज़ में उसने जो सेल किए थे, क्या उसको प्रोड्यूस करने के लिए उसने कोई कॉस्ट इनकट की होगी या नहीं? क्योंकि यस सर, सीड्स लगाए होंगे, फर्टिलाइजर्स लगाए होंगे, केमिकल्स लगाए होंगे और कई सारी कॉस्ट इनकट की होगी, यानी टोटल उसने 300 रुपीज़ की कॉस्ट क्या की है, इनकट की है। तो मुझे बताओ कि फार्मर्स ने जो वीट सेल किए वो सेल 1000 में की है कि 300 रुपये की उसने कॉस्ट इनकट की थी, यानी उसने एक्चुअल में वैल्यू एडिशन कितने का किया, उसने एक्चुअल में वैल्यू एडिशन कितने का किया 700 का वैल्यू एडिशन किया। अब मुझे बताओ ये फार्मर ने ये जो वीट थे, इस वीट को किसे सेल किया होगा? सर इस वीट को सेल किया होगा फ्लोर मिल वाले को। किसे सेल किया होगा? फ्लोर मिल वाले को। तो मुझे बताओ फ्लोर मिल वाले के लिए ये 1000 रुपीज़ क्या है? फ्लोर मिल वाले के लिए 1000 रुपीज़ क्या है? कॉस्ट है ना, कॉस्ट में बेटा जो इसके लिए सेल वैल्यू है वो फ्लोर मिल वाले के लिए क्या है? कॉस्ट है। अब फ्लोर मिल वाले ने वीट को प्रोड्यूस किया और वीट को प्रोड्यूस करने के बाद इसे टोटल 2000 रुपीज़ में क्या कर दिया? सेल कर दिया। टोटल कितने में सेल कर दिया? 2000। मुझे बताओ कि फ्लोर मिल वाले ने कितना वैल्यू एडिशन किया? यस सर, फ्लोर मिल वाले ने टोटल 2000 में जो माल बेचा उसका में से 1000 रुपये तो उसने फार्मर को पे किए थे, तो उसने तो एक्चुअल में वैल्यू एडिशन कितने का किया? 1000 रुपीज़ का ही किया। क्लियर है? चलिए ठीक है। अब मुझे बताओ फ्लोर मिल वाले ने ये जो गुड्स बनाया होगा, ये बनाने के बाद किसे बेचा होगा? यज्यूम करते हैं ये पूरा का पूरा गुड्स किसे बेचा होगा? बेकर्स को बेचा होगा। और बेकर्स को बेचा तो बताओ बेकर्स के लिए क्या हो गई? बेकर्स के लिए ये कॉस्ट हो गई। अब बेकर्स ने इससे क्या बनाया? इससे बिस्किट्स बनाया, केक बनाया, अदर मटेरियल्स और कुछ भी प्रोडक्ट बनाया और बेकर्स ने इसे बनाकर टोटल 2500 रुपये में सारा गुड्स क्या कर दिया? 2500 रुपीज़ में सारा गुड्स क्या कर दिया? सेल कर दिया। एज्यूम करके चल रहा हूँ जितना गुड्स एक अगले नेक्स्ट स्टेप पर आएगा वो सारा सेल हो जाएगा। 2500 रुपीज़ में बेच कर दिया। यानी बताओ बेकर्स ने कितना वैल्यू एडिशन किया? बेकर्स ने 500 रुपीज़ का वैल्यू एडिशन किया। अब मुझे बताओ ये बेकर्स ने इसे किसे बेचा होगा? शॉपकीपर को। शॉपकीपर के लिए मुझे बताओ ये 2500 रुपीज़ की क्या हो गई? कॉस्ट हो गई। ठीक है। अब शॉपकीपर ने इसे टोटल 3500 रुपीज़ में क्या कर दिया? इसे सेल कर दिया। तो 3520 टोटल वैल्यू एडिशन शॉपकीपर ने कितना किया? 1000। चलो अब चेक करते हैं। तो एक्चुअल में वैल्यू एडिशन 700 प्लस 1000 1700 प्लस 2200 प्लस 1000
200। वैल्यू ऑफ आउटपुट टोटल एक्चुअल में कितना सेल हुआ? 1000, 2000, 3000 प्लस 2500, 5500 प्लस 3500, 6000 प्लस 3, 9000। और कितनी कॉस्ट इनकर्ड की? 300, 300 प्लस 1000, 1300 प्लस 2000, 3300 प्लस 3300 प्लस 2500, तो 3800 प्लस 200, 5800। ठीक है, चलो देखते हैं कितने में सेल किया, कितनी कॉस्ट। तो देखो आपने 9000 में, मैं यहाँ लिख देता हूँ, आपको दिख नहीं रहा होगा, 9000 में टोटल आपने वैल्यू ऑफ आउटपुट जो सेल वैल्यू थी उसमें से आपने एक्चुअल में 5800 रुपीज़ की क्या कर चुके हो आप? 5800 रुपीज़ की टोटल आप क्या कर चुके हो? कॉस्ट इनकर्ड। यानी एक्चुअल में वैल्यू एडिशन कितने का हुआ? 3200 रुपीज़ का क्या हुआ है? वैल्यू एडिशन। बोलो समझ में आया? वैल्यू एडिट का मतलब क्या होता है? दो चीज़ें, एक होती है फाइनल गुड्स और दूसरा होता है इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, बोलो फार्मर के लिए जो वीट था वो उसके लिए फाइनल गुड्स था। फार्मर के लिए जो वीट था वो उसके लिए क्या था? फाइनल गुड्स था। बट फ्लोर मिल वाले के लिए जो वीट था वो फाइनल गुड्स नहीं था। फ्लोर वाले के लिए जो फाइनल गुड्स था वो तो उसका पिसा हुआ आटा, मैदा, सूजी, जो भी इससे प्रोडक्ट उसने बनाए थे वो फ्लोर किए थे, पीसे थे, वो सब उसके लिए क्या थे? उसके लिए फाइनल गुड्स है। बट उसको बनाने के लिए बोलो उसने जो 1000 रुपीज़ के वीट प्रोड्यूस किए थे वो 1000 रुपीज़ क्या है? वो 1000 रुपीज़ क्या है? उसके लिए इंटरमीडिएट गुड्स होंगे। गुड्स को बनाने के लिए जो बीच में वो गुड्स हमें लगाने पड़ते हैं वो उसके लिए क्या है? इंटरमीडिएट गुड्स है। इसी तरह से बेकर्स के लिए, बोलो बेकर्स के लिए क्या है? फ्लोर जो है, जो आटा है, ठीक है, वो आटा बोलो के लिए क्या है? इंटरमीडिएट गुड्स है। और उसने जो प्रोडक्ट बनाकर बेचे हैं वो उसके लिए फाइनल गुड्स है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? एक छोटा सा एग्जांपल और लेता हूँ मैं आपको। मुझे बताओ, एक चाय बनाने वाले, चाय बनाकर बेचने वाले के लिए फाइनल गुड्स क्या है? एक चाय बनाकर बेचने वाले के लिए फाइनल गुड्स है चाय। एक कप टी जो बेचता है वो क्या है? उसके लिए फाइनल गुड्स। बट उसके लिए इंटरमीडिएट गुड्स क्या है? मिल्क। उसके लिए इंटरमीडिएट गुड्स क्या है? मिल्क है। बात समझ में आ गई? तो इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं? सर गुड्स को बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स लगते हैं वो सारे उसके लिए क्या है? इंटरमीडिएट गुड्स हैं। समझ में आया? एक रेस्टोरेंट वाले के लिए मिल्क क्या है? एक रेस्टोरेंट वाले का फाइनल गुड्स है स्वीट्स। वो स्वीट्स उसने किससे बनाए? मिल्क से। तो बताओ मिल्क उसके लिए फाइनल गुड्स है या इंटरमीडिएट गुड्स है? मिल्क उसके लिए क्या होगा? इंटरमीडिएट गुड्स। और स्वीट्स उसके लिए क्या होंगे? फाइनल गुड्स है। बट ध्यान रखना, जरूरी नहीं है कि हर प्रोडक्ट क्या हो? इंटरमीडिएट गुड्स है। अगर मान लो वही मिल्क अगर मैं परचेस कर रहा हूँ एज ए हाउस होल्ड, अगर वही मिल्क अगर मैं परचेस कर रहा हूँ एज ए हाउस होल्ड, तो मुझे बताना कि वो मिल्क मेरे लिए क्या है? वो मिल्क मेरे लिए फाइनल गुड्स है। मिल्क मेरे लिए क्या है? फाइनल गुड्स है। क्यों? क्योंकि मैं अगेन उससे कोई वैल्यू एडिशन करने वाला नहीं हूँ। क्या मैं उस मिल्क को फिर से बनाकर बेचने या कुछ प्रोडक्ट बनाकर बेचने वाला हूँ? नहीं सर, उसे अल्टीमेट कंज्यूम करने वाला हूँ, उससे और कुछ नया वैल्यू एडिशन करने वाला नहीं हूँ। यानी वो मिल्क फिर मेरे लिए क्या हो जाएगा? वो मिल्क मेरे लिए क्या हो जाएगा? फाइनल गुड्स हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? अगर गुड्स खरीद कर बेचने का काम है तो जो चीज़ खरीदी है वो उसके लिए इंटरमीडिएट गुड्स होगी। समझ में आ गया? वैल्यू एडिशन का मेथड समझ में आ गया किस तरह से हम वैल्यू एडिशन करते हैं? फाइनल गुड्स क्या होते हैं? इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं? चलिए अब मैं वैल्यू एडिट मेथड को फाइंड कैसे करते हैं मैं इसका फॉर्मूला आपके सामने लिखने जा रहा हूँ। क्लियर? चलिए बेटा, अब हम फॉर्मूला सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि वैल्यू एडिट मेथड में हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम जीडीपी एमपी कैसे कैलकुलेट करेंगे। अभी तक हमें क्वेश्चन में नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स में जीडीपी एमपी क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन था। बट अब हम जीडीपी एमपी को कैलकुलेट कर रहे हैं कि एक्चुअल में इकोनॉमी में जीडीपी एमपी कैसे कैलकुलेट किया जाता है, जीडीपी कैसे कैलकुलेट की जाती है। बहुत ध्यान से सुनना बेटा, जीडीपी को बहुत अच्छे से सीखना, क्योंकि अब इकोनॉमी में प्रैक्टिकली सीखने जा रहे हैं कि एक्चुअल में जीडीपी कैलकुलेट कैसे होती है। बेटा जीडीपी को कैलकुलेट कर रहे हैं किस मेथड के थ्रू? वैल्यू एडेड मेथड के थ्रू। अब वैल्यू एडेड का मतलब तो आप बहुत अच्छे से समझ चुके हो, मैंने दो एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको सिखा दिया है। वैल्यू एडेड कौन कौन वैल्यू एड कर सकता है सर? सबसे पहली क्वेश्चन की पहली बात तो ये है कि वैल्यू एडिशन कौन कौन करेगा। मतलब मेरे एग्जाम्पल में फार्मर से लगाकर शॉपकीपर तक ने वैल्यू एडिशन किया था। यानी वैल्यू एडिशन करता है प्राइमरी सेक्टर, वैल्यू एडिशन करता है सेकेंडरी सेक्टर एंड वैल्यू एडिशन करता है टर्टरी सेक्टर। कौन कौन से सेक्टर्स कर सकते हैं? प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्टरी।
ठीक है। तो इस तरह से तीनों सेक्टर्स ने मिलकर वैल्यू एडिशन किया, तो इस तरह से वैल्यू एडिशन तीनों सेक्टर्स में हो सकता है। वैल्यू एडेड का फॉर्मूला जो है वो सिंपल सा याद रखना बेटा, वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट याद करो मेरे फार्मर वाले एग्जांपल में टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना हुआ था, टोटल सेल वैल्यू कितनी थी 9000 रुपीज की सेल वैल्यू थी, कितने की थी वो 9000 की सेल वैल्यू, यानी और माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, यानी उस 9000 की वैल्यू को सेल करने के लिए कुछ ना कुछ बीच में आपने इंटरमीडिएट कॉस्ट इनकर्ड की थी, हर स्टेप्स पर हर सेक्टर में कहीं ना कहीं कॉस्ट इनकर्ड की थी, ठीक है। तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन, मेरे एग्जांपल में इंटरमीडिएट कंजम्पशन 5800, तो मुझे बताओ वैल्यू एडिशन सभी सेक्टर्स ने मिलाकर कितना किया था 3200 रुपीज का। तो वापस से फॉर्मूला बेटा ध्यान से समझना, वैल्यू एडेड का फॉर्मूला है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, क्लियर है। चलो सर अब हम वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे कैलकुलेट करें, कैसे कैलकुलेट करें वैल्यू ऑफ आउटपुट, कैसे पता चलेगा वैल्यू ऑफ आउटपुट, ध्यान से सुनना बेटा। वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब होता है सेल्स, सेल्स में जितनी गुड्स क्या कर रहा हूँ, सेल्स कर रहा हूँ, जितना गुड्स मैंने क्या कर दिया है, बेच दिया है। दो चीजें हो सकती है बेटा, जितना गुड्स आपने बनाया सारा का सारा बेच दिया, पहला तरीका तो सेल्स होगा, और दूसरा जितना गुड्स बनाया है वो सारा नहीं बिका है, अभी भी वो गुड्स अभी भी स्टॉक में है। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब होता है जो गुड्स बेच दिया प्लस जो गुड्स बचा, जो गुड्स बेच दिया प्लस जो गुड्स बचा, तो सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, स्टॉक में कितना चेंज आया, बोलो चेंज इन स्टॉक का मतलब क्या होता है, ये जो डेल्टा बनाया इसका मतलब है चेंज, चेंज इन स्टॉक का मतलब होता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, कितना ईयर द एंड ऑफ द ईयर पर हमारे पास स्टॉक में बचा, कितना बिगनिंग ऑफ द ईयर में हमारे पास बचा था, कितना स्टॉक में चेंज आया, उसे होता है चेंज इन स्टॉक। तो हमने वैल्यू ऑफ आउटपुट के फॉर्मूले को किस तरह से डिराइव किया, सेल्स जितना माल मैंने बेच दिया और मेरे स्टॉक में कितना चेंज आया, ठीक है। ये कब आएगा, जब स्टॉक बचेगा, चेंज आएगा तो होगा, वरना नहीं होने वाला है, ठीक है। तो सेल्स प्लस क्या हो गया, चेंज इन स्टॉक, मैंने टोटल क्या कर दिया वैल्यू ऑफ आउटपुट, ठीक है। चलो सर सेल्स का मतलब क्या है, सेल्स कैसे हो सकती है सर, सेल्स या तो मैं डोमेस्टिक टेरिटरी में करूँ, सेल्स या तो क्या होगा डोमेस्टिक सेल्स होगी, या फिर मैं गुड्स बनाकर बाहर बेचूं, गुड्स बनाकर क्या करूं आउटसाइड द इंडिया, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में जाकर अगर मैं कोई गुड्स बेच रहा हूं तो वो क्या हो जाएगा, एक्सपोर्ट हो जाएगा। तो सेल्स में क्या क्या इंक्लूड होगा, डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट, डोमेस्टिक सेल्स प्लस क्या कर दूंगा उसमें एक्सपोर्ट करूंगा, तो क्या आ जाएगी मेरी सेल, फिर मैं सेल को यहाँ क्या करूँगा पुट करूँगा। नेक्स्ट सर इंटरमीडिएट कंजम्पशन, सर इंटरमीडिएट कंजम्पशन का मतलब क्या होता है, सर वो कंजम्पशन जो इंटरमीडिएट है, जो गुड्स को बनाने में लगे हुए हैं, गुड्स के बनाने में प्रोसेस करते समय इन गुड्स को इंटर किया है एज अ रॉ मटेरियल के फॉर्म में, वो सारे मेरे लिए क्या हो जाएंगे इंटरमीडिएट कंजम्पशन। मीन्स द डोमेस्टिक परचेज, जो देश के अंदर विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी मैंने जो परचेज किए, प्लस जो आउटसाइड ऑफ इंडिया से जो इम्पोर्ट किया हुआ है, वो सब मेरे लिए क्या हो जाएगा इंटरमीडिएट कंजम्पशन। चलो फॉर्मूला समझ में आया, बोलो फॉर्मूला क्या था बेटा, वापिस से मैं आपको छुपा रहा हूँ सब चीज़ें। फॉर्मूला था वैल्यू एडेड इक्वल्स टू होता है, क्या होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब क्या होता है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। सेल्स का मतलब क्या होता है सर, डोमेस्टिक सेल्स प्लस क्या होता है एक्सपोर्ट होता है, ठीक है। एंड इंटरमीडिएट कंजम्पशन का मतलब क्या होता है, डोमेस्टिक परचेज प्लस इंपोर्ट। चेंज इन स्टॉक का मतलब होता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। चलो सर अब ये फॉर्मूला इतना इजी मत समझना बेटा, कई क्वेश्चन कई इफ और बट होंगे इस क्वेश्चन में, बहुत सारे इफ्स एंड बट्स होंगे इस क्वेश्चन में, इस फॉर्मूले में। क्वेश्चन में हमें बहुत ध्यान से सीखना पड़ेगा। अगर मान लो क्वेश्चन में वैल्यू ऑफ आउटपुट गिवन है, क्वेश्चन में सेल्स भी गिवन है, क्वेश्चन में डोमेस्टिक सेल्स भी गिवन है, तो मुझे बताओ आपको क्या कंसिडर करना है सर, सभी को लेना है या सिर्फ वैल्यू ऑफ आउटपुट को ही पुट कर देंगे सीधा जाकर, क्यों, क्योंकि सर वैल्यू ऑफ आउटपुट में ऑलरेडी ये सब चीज़ें क्या होगी इंक्लूड होगी। तो पहली बात मेरी बेटा ध्यान से सुनना, वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब क्या होता है, जिसमें सारी चीज़ें इंक्लूड हो। तो अगर क्वेश्चन में अगर वैल्यू ऑफ आउटपुट अगर आपको डायरेक्टली गिवन है तो आप इन सब चीज़ों को भूल जाना, क्वेश्चन देगा आपको कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है, नहीं लेना है, कंफ्यूज नहीं होना है, आपको इन सब चीज़ों को छोड़ देना है, क्योंकि क्वेश्चन में आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट गिवन है, क्लियर है। चलो क्वेश्चन में इंटरमीडिएट कंजम्पशन भी गिवन है
और क्वेश्चन में साथ साथ में परचेज भी गिवन था, क्वेश्चन में इंपोर्ट भी गिवन है, सब चीज़ें गिवन दे रखी है। क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर रहा है कि बेटा सब चीज़ें शामिल कर लो, फिर से इंटरमीडिएट कंजम्पशन निकालो। नहीं बेटा, कंफ्यूज नहीं होना है। अगर क्वेश्चन में इंटरमीडिएट कंजम्पशन डायरेक्टली गिवन है तो आपको डायरेक्ट उसे इंटरमीडिएट कंजम्पशन को ले लेना है, आपको उसे वापिस से इंटर नहीं करना है। क्लियर है? चलो ठीक है सर। अगर मान लो कि मेरे पास क्वेश्चन में सेल्स गिवन है, क्या गिवन है? सेल्स गिवन है, तो मुझे बताओ कि अगर सेल्स गिवन है तो आपको फिर से सेल्स निकालने की जरूरत है अगर क्वेश्चन में गिवन है इसके अलावा भी? तो नहीं सर, अगर सेल्स गिवन है तो इसका मतलब ही यही हो गया कि सेल्स में डोमेस्टिक सेल भी इंक्लूड है और इस सेल में एक्सपोर्ट भी इंक्लूड है। अगर क्वेश्चन में सेल्स गिवन है, डोमेस्टिक वर्ड नहीं लगाया हुआ है सर, क्या गिवन है? सेल। सेल से थोड़ी पता चल रहा है कि सेल्स कौन सी है। सेल्स तो हो सकती है कि डोमेस्टिक सेल्स भी हो, सेल्स तो हो सकती है कि एक्सपोर्ट भी हो, तो सेल्स में ऑलरेडी ये दोनों चीज़ें क्या होगी? इंक्लूड होगी। तो अगर क्वेश्चन में सेल्स गिवन हो तो आपको डोमेस्टिक सेल्स और एक्सपोर्ट को फिर से इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली सेल्स को यहाँ पर पुट कर सकते हैं। ठीक है? चलो सर, अगली बात, क्वेश्चन में अगर परचेज गिवन है, क्या गिवन है? परचेज गिवन है, तो मुझे बताओ क्या फिर से आपको डोमेस्टिक परचेज प्लस इंपोर्ट को ऐड करना है? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। अगर क्वेश्चन में परचेज गिवन है इसका मतलब ये कि परचेज में डोमेस्टिक भी इंक्लूड है और क्या है? इंपोर्ट भी इंक्लूड है, तो इसके अलावा फिर से आपको फिर से उसे ऐड करने की जरूरत नहीं है। ध्यान से बेटा पढ़ लेना, ये वैल्यू एडेड मेथड का फॉर्मूला है, ठीक है? और इस वैल्यू एडेड मेथड से हम क्या कैलकुलेट करेंगे? जीडीपी एमपी। क्या कैलकुलेट करने वाले हैं? जीडीपी एमपी। अब मुझे बताओ, अब अगर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि नेशनल इनकम कैलकुलेट करो, क्या कैलकुलेट करना है? नेशनल इनकम। तो मुझे बताओ नेशनल इनकम का नोटेशन क्या है? नेशनल इनकम को कैसे बोला जाता है? सर नेशनल इनकम को बोला जाता है NNPFC, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। चलो बेटा, क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है? GDPMP गिवन है, क्योंकि आपने वैल्यूएटेड मेथड से क्या कैलकुलेट किया? GDPMP। अब GDPMP को NNPFC में कन्वर्ट करना बेटा, G को N में कन्वर्ट करना है। क्या करो? पहले लेक्चर आ गया, समझ में आया बेटा? क्यों मैं आपको इतनी बार बार कह रहा था कि पहले वो लेक्चर पढ़ना और फिर यहाँ पर आना? क्यों? क्योंकि अब इस लेक्चर में हमें पिछले वाले लेक्चर की जरूरत पड़ेगी। तो बोलो, G को N में कन्वर्ट किया है, क्या करना पड़ेगा? डेप्रिसिएशन। D को N में कन्वर्ट करना है, प्लस क्या करना होगा? NFI है, क्या करना होगा? NFI है। P2P क्या है? कांस्टेंट है। मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करना है, माइनस क्या करना होगा? NIT। माइनस क्या करना होगा यहाँ से? NIT। तो हम बोलो वैल्यू एडेड मेथड से जो हमने क्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस कैलकुलेट किया है, उससे हमने क्या कैलकुलेट कर लिया? नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। मीन, इसका मीनिंग क्या है? तो इसका मीनिंग है नेशनल इनकम कैलकुलेट कर ली। क्या कर लिया हमने? नेशनल इनकम कैलकुलेट की। बात समझ में आ गई बेटा? चलो एक छोटा सा मैं एग्जांपल करता हूँ, फिर अपने लेक्चर को मैं यहाँ पर एंड करता हूँ। चलिए बेटा, मैंने आपके सामने एक एग्जांपल रखा है, एग्जांपल को ध्यान से समझना। अगर आपको फॉर्मूला अच्छे से आता है, लॉजिकली सीखा है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बड़ा आसान है आपके लिए। क्लियर है? चलिए, कैलकुलेट क्या करना है? क्वेश्चन में क्या गिवन है? सर क्वेश्चन में गिवन है सेल्स गिवन है 3000 करोड़ रुपीज़ की, चेंज इन स्टॉक दिया है 200 करोड़ रुपीज़ का, एक्सपोर्ट गिवन है 1000 करोड़ रुपीज़ का, इंटरमीडिएट कॉस्ट दे रखी है 1200 करोड़ की, डेप्रिसिएशन गिवन है 1200 करोड़ 200 करोड़ का, फीफा गिवन है 150, फीटा गिवन है 130 का, और नेट इनडायरेक्ट टैक्स कितना गिवन है? 50 करोड़ का। और क्वेश्चन आपसे कह रहा है कैलकुलेट करें नेशनल इनकम। क्या कैलकुलेट करें? नेशनल इनकम कैलकुलेट करें। बेटा क्वेश्चन को करने का सबसे बेहतरीन तरीका है, ठीक है, कि पहले फॉर्मूले को आप लिख लें। ठीक है, मुझे बताओ नेशनल इनकम को कैलकुलेट कैसे करते हैं? सर नेशनल इनकम का मतलब होता है NNPFC। समझ में आया? सर नेशनल इनकम का NNPFC है, और क्वेश्चन में जो डेटा गिवन है वो ये डेटा में ये इंडिकेशन दे रहे हैं कि क्वेश्चन जो है वो वैल्यू एडेड मेथड का है। क्या डेटा इंडिकेशन दे रहे हैं? वैल्यू एडेड मेथड का। यानी वैल्यू एडेड मेथड से हम क्या कैलकुलेट करेंगे? GDPMP कैलकुलेट करेंगे। यस और नो? ये डेटा जितना भी हम इससे क्या फाइंड करने की कोशिश करेंगे? हम GDPMP फाइंड करने की कोशिश करेंगे। अब बताओ GDPMP को NNP में कन्वर्ट करेंगे तो माइनस डेफ करेंगे, प्लस NFI करेंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, माइनस क्या करने वाले हैं यहाँ पर? हम NIT करने वाले हैं। ध्यान से समझना बेटा, मैं थोड़ा सा इसको कर देता हूँ। ठीक है, हम क्या करने वाले हैं? माइनस NIT करेंगे।
अब समझना बेटा कि जीडीपी एमपी माइनस डेप्रिसिएशन ये तो हो गया हमारे पास। अब मुझे बताओ इन सभी डेटा में सबसे पहले क्या क्या गिवन है, पहले उन्हें पुट करते हैं। मुझे बताओ डेप्रिसिएशन गिवन है? यस सर, आपको डेप्रिसिएशन तो गिवन है तो -200 कर दो। ठीक है सर, NFI है? नहीं सर, हमें NFI डायरेक्टली पता नहीं है। तो NFI का फॉर्मूला क्या होता है सर? NFI का फॉर्मूला होता है फीफा फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। चलो सर, अब इस डेटा में क्या गिवन है सर? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में मुझे 150 फीफा गिवन है माइनस 130 का फीटा गिवन है, यानी मेरा NFI जो कितना है 20। सर ये डेटा पुट कर दो जाकर, ये कितना हो गया आपका 20। क्लियर है? चलिए NIT सर, NIT यस, NIT डायरेक्ट गिवन है कितना है 20 करोड़ का, तो माइनस से हम ले जाकर कितना 20 करोड़। क्वेश्चन में जीडीपी गिवन है? नहीं सर, हमें जीडीपी गिवन नहीं। लो सर, जीडीपी एमपी कैलकुलेट करना। बोलो जीडीपी एमपी किस मेथड से कैलकुलेट करेंगे हम? वैल्यू एडेड मेथड से। तो जीडीपी एमपी का फॉर्मूला क्या बन गया? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। माइनस क्या होगा? इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट का सर इंटरमीडिएट, इस डेटा में बताओ कुछ गिवन है? यस सर, मुझे इंटरमीडिएट कंजम्पशन मुझे पता है 1200 का। तो लो सर, मैंने 1200 इसके इंटरमीडिएट कंजम्पशन, क्योंकि डायरेक्ट गिवन था। याद करो मैंने अभी आपको बताया था, अगर डायरेक्ट गिवन हो तो फिर सोचने की जरूरत नहीं है डोमेस्टिक परचेस को और इंपोर्ट को। नहीं सर, डायरेक्ट गिवन है तो डायरेक्ट लिख दो 1200। वैल्यू ऑफ आउटपुट कहीं पर भी दिया है? नहीं दिया सर। पहले देखें कि वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब क्या होता है। वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब होता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। सेल्स प्लस क्या होता है? चेंज इन। चलो देखें सेल्स, यस सर, सेल्स गिवन कितना 3000। सर हमें तो एक्सपोर्ट भी ऐड करें सर? नहीं बेटा, याद करो मैंने अभी बताया था आपको, अगर सेल्स गिवन है तो फिर डोमेस्टिक सेल्स में क्या क्या इंक्लूड है? डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट गिवन है, इसमें सेल्स में इंक्लूड है। आपको फिर से रेट करने की जरूरत नहीं है, यानी ये डेटा हमारे लिए क्या हो गया? बेकार हो गया, किसी काम का हमारे लिए डेटा नहीं। एग्जामिनर सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए आपको दे रहा है ये डेटा। ठीक है, चलिए सर, सेल चेंज इन स्टॉक। सर चेंज इन स्टॉक कितना है? 200 करोड़ का, यानी टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट कितने का हो गया? 3200 करोड़ का। ठीक है, चलिए सर, वैल्यू ऑफ आउटपुट 3200 करोड़ मैंने यहाँ पर पुट कर दिया। 3200 माइनस 1200 करोड़ कितना? 2000 करोड़ रुपीस की क्या आ गई आपकी जीडीपी। चलो सर, यहाँ आपने डेटा पुट कर लिया, यहाँ पर 2000 करोड़ की जीडीपी को भी क्या करते हैं यहाँ से माइनस कर रहे हैं। तो 2000 माइनस 200 टोटल कितना हो गया? 1800 प्लस 20, तो प्लस 20 माइनस 20 तो क्या हो गया? कैंसल। तो बताओ आपका नेशनल इनकम कितनी है? 800 करोड़ रुपीस की आपकी क्या है? नेशनल इनकम। बोलो यही सबसे अच्छा तरीका है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का, अगर आपने इस मेथड को या इन स्टेप्स को फॉलो किया है, क्योंकि आपको फॉर्मूले अच्छे से आ चुके हैं। तो आप स्टेप बाय स्टेप, एग्जामिनर आपकी इन सब चीज़ों को चेक बाद में करेगा, पहले उसके आंसर शीट में सबसे पहले ये चेक करेगा कि 1800 आया कि नहीं आया, क्योंकि 1800 इन सभी स्टेप्स के थ्रू ही आया हुआ है। ठीक है, तो पहला आंसर उसके सामने दिख गया कि यस सर, जो उसकी रिक्वायरमेंट थी पहले मैंने उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर दिया, 1800 बताया। अब अगर वो स्टेप मार्किंग में जाता है, स्टेप बाय स्टेप चेक करता है, तो वो स्टेप बाय स्टेप सब चीज़ों को क्या कर सकता है? चेक कर सकता है। बेटा समझ में आया? सारी स्टेप्स को देखो, मैंने सारी स्टेप्स के थ्रू इन सब चीज़ों को आंसर को फाइंड किया है, तो आपका एक्चुअल आंसर जो है 1800 करोड़ रुपीज़ की। समझ में आया बेटा क्वेश्चन? बहुत ही अच्छे। आगे हम और भी कई क्वेश्चन करने वाले हैं और सारी चीज़ों को हम बहुत सारे में चेंजेस करने वाला हूँ, आपको कंफ्यूज करने वाला हूँ। देखता हूँ मैं आप कंफ्यूज होते हैं या नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे कल करते हैं हम कि क्वेश्चन और भी कौन से क्वेश्चन हम करेंगे यहाँ पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर स्टडी।